सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bol Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. Good evening. Welcome to National Debate. दुनिया की तारीख शाहिद है कि बड़े बड़े बादशाहों को जब भी मरवाया है, जब भी लुटवाया है या जब भी दुनिया के आगे रुस्वा करवाया है तो उनके खलीफों, मुशीरों और वजीरों ने करवाया है। ऐसे ऐसे बड़े बड़े नामवर बादशाह गुजरे हैं तारीख के जो चारों शाने चित हो गए सिर्फ और सिर्फ अपने खलीफों, वजीरों और मुशीरों के गलत मशवरों की वजह से। और शायद नए पाकिस्तान में भी हम कुछ ऐसा ही ऑब्जर्व कर रहे हैं। नए पाकिस्तान में वजीर आजम पाकिस्तान के जो तर्जुमान हैं, उनके जो बयानात हैं या उनके जो ट्वीट्स हैं, उन्होंने वजीर आजम पाकिस्तान को दुनिया के सामने रुस्वा करने में किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसकी एग्जाम्पल अगर आपको दी जाए तो आप देखिए कि जिस तरह डार साहब का इंटरव्यू स्टीफन सैकर के साथ हुआ था, स्टीफन सैकर अपने आप में ही एक नए अंदाज से, एक जिद्दत पसंद अंदाज से सवालात करने के आदी हैं। पूरी दुनिया जानती है, उनके क्वेश्चंस अटैकिंग होते हैं, उनकी रिसर्च होती है, ताबड़तोड़ सवालात होते हैं, उसके बाद जो जवाबात निकले वो पूरी दुनिया के लिए एक खबर निकाल कर लाते हैं। डार साहब का इंटरव्यू भी कुछ ऐसा ही था। लेकिन हमारे यहां क्या हुआ? हमारे यहां यह हुआ कि नए पाकिस्तान के नए वजीर आजम के मुशीरों ने ट्विटर पर इस तरह के ट्रेंड्स चलाए और इस तरह के ट्वीट्स किए जिससे लगा ऐसे कि तमाम क्रेडिट इनका है। और यह भी कह दिया कि आप स्टीफन सैकर को फॉलो करें और फॉलो करने के बाद डन के ऑप्शन पर क्लिक करें कि हमने इनको फॉलो किया है और इसने जो कारनामा किया है, बड़ा कारनामा किया है। तो ऐसे में उन तर्जमानों का, उन मुशीरों का क्रेडिट है क्या? उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि वो स्टीफन को फॉलो करवा रहे हैं? और उसके साथ साथ एक नया तासुर जन्म पाया। वो तासुर ये था, लगा ऐसे कि जैसे ये इंटरव्यू प्लांट किया गया था या इस इंटरव्यू के सवालात किसी को थमाए गए थे। तो वो तमाम लूज बॉल्स जिसके ऊपर दूसरों को सिक्सर मारने का मौका मिलता है, उसमें किसी किस्म की कसर इन तर्जुमानों ने, मुशीरों ने और वजीरों ने नहीं छोड़ी है। इसका तमाम तर नुकसान किसको हो रहा है? वजीर आजम पाकिस्तान को हो रहा है, जिनका अपना एक विजन है और एक ऐसी बात जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड ही वैसे ही चल रही है। पूरी दुनिया जानती है कि स्टीफन का स्टाइल क्या है। आपको जरूरत क्या है इस तरह के बचपना ट्वीट्स करने की या स्टेटमेंट्स देने की? एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है, हैशटैग अवाम को जवाब दो। हैशटैग अवाम को जवाब दो। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज पर मुलाहिजा करते हैं। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे गेस्ट पैनलिस्ट सेनेटर फैसल जावेद खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के दस्ते रास्त, जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब, साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कराची से सीनियर रहनुमा। मैं अपने मौजूद गेस्ट पैनलिस्ट को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। प्रोग्राम के पहले हिस्से में सेनेटर फैसल जावेद खान साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के दस्ते रास्त और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगे। फैसल जावेद खान साहब, तशरीफ लाए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। पहला सवाल मेरा आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट पे होगा और डेवलपमेंट आपके नॉलेज में होगी, और वो ये कि साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब को मशवरा दिया है कि आप पाकिस्तान वापस आएँ और मुकदमात को फेस करें। आप आएंगे तभी PDM की जो मूवमेंट है उसमें कुछ जान पड़ेगी। उन्होंने इससे उसको मशरूत कर दिया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब आप लोगों ने खिलाड़ी बदलना शुरू कर दिए हैं? दूसरी टीम में आपके भी कहीं खिलाड़ी तो नहीं आ रहे अब सामने? फैसल साहब बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आपकी तारीफ़ करूँगा जिस अंदाज़ में आपका प्रोग्राम हो रहा है और जिस अंदाज़ में इसको पज़राई मिल रही है। और मुझे आज एक राज की बात पता चली है कि ये पूरा जो डिज़ाइन है ये भी आपने, तो आप ऑलराउंडर हैं सर। वेरी काइंड ऑफ यू। आप ऑलराउंडर हैं और आपको मुबारक हो। थैंक यू। बहुत ज़बरदस्त फीडबैक आ रहा है आपके प्रोग्राम का। वेरी काइंड। वन ऑफ द टॉप प्रोग्राम्स है। और देखिए जो भी टू द पॉइंट बात हो ना, लोग वो सुनना चाहते हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो ये बड़ा अच्छा आप कर रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं ये ज़रदारी साहब, तो उन्होंने भी टू द पॉइंट बात किया वापस आ ये कहानी बताएं तो सही है, हुआ क्या है? देखिए ये होना था। ये अच्छा। कैसे हो सकता है कि आप एक इत्तेहाद बनाते हैं, PDM क्या है उसका नाम, वो बनाते हैं और आप कहते हैं कि जी मैं बाहर से ही करूँगा, हम सब बाहर होंगे
और ये आप जो यहाँ पे हैं वो उसको करेंगे। तो ये तो शुरू में ही लग रहा था कि इसकी वो तो नहीं बनती है। तो पीपल्स पार्टी ने ये ठीक किया है कि पीपल्स पार्टी ने उनको कहा है कि आप भी आएँ, पाकिस्तान आए, ठीक है। और मुकदमा ज़ाहिर है वो तो अब अदालत का भी फैसला आ गया, इश्तिहारी उनको करार दे दिया गया है। उसके बाद तो उनका वहाँ रुकना किसी सूरत जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए, सबको नहीं होना चाहिए, लेकिन ख़ास तौर पे जो ये टोला बना हुआ है, 11 जमातों का जो टोला है, इनको भी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मेरा ख्याल है बिल्कुल ठीक मशवरा ये डिवाइड की वाज़ेह निशानी है या फिर कुछ और तब्दीलियां आने वाली हैं? देखें, डिवाइड तो आगे जाके मजीद होगी, क्योंकि इनकी कोई डायरेक्शन ही नहीं है ना, कोई है ही नहीं है। बस ये सारे जो हैं अगर अलग भी होते हैं, डिवाइड भी होता है ना, तो ये भी एक वही होगा, ड्रामा ही होगा। ये सब ड्रामा ही होता है। हमने देखा है ना, शुरू से देख रहे हैं दोनों। जब गवर्नमेंट में एक आता है, दूसरे को कहता है कि उसने, लेकिन कोई किसी को पकड़ता नहीं है, ठीक है। एक दूसरे से मिले होते हैं और ये एक ही तरह के, इनके नजरियात एक तरह के, इनकी करप्शन एक तरह की, इनकी मनी लॉन्ड्रिंग एक तरह की, इनके बैरून मुल्क असासे एक तरह के। ये एक तरह के इकट्ठे ही अच्छे लगते हैं। नहीं, इकट्ठे तो अच्छे लगते हैं, लेकिन वहाँ भी एक इकट्ठ हुआ है और उसके ऊपर बात करना बनती है। मैं बात कर रहा हूँ मरीम नवाज शरीफ, हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान एक मुलाकात हुई है। उसकी अंदरूनी कहानी ये है कि इन्होंने ये डिसाइड किया है कि 13 दिसंबर के लाहौर में होने वाले जलसे में पंजाब के MPAs के इस्तीफ़े का ऐलान हो सकता है। मैं सकता है का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ज़राए से खबर है। तो आप लोग तैयार हैं फिर इसके लिए? हम तो कहते हैं जो करना है करें। हाँ। इस्तीफे देंगे तो क्या हो जाएगा? अव्वल तो ये देंगे नहीं इस्तीफे, नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। Are you damn sure about that? सर श्योर तो इंसान नहीं हो सकता। हाँ। एक प्रिडिक्शन ही कर सकता है। हाँ, हाँ। लेकिन ये पूरा है एनालिसिस ही कर सकता है इंसान। हाँ। तो ये है, मेरा नहीं ख्याल कि इस्तीफे कभी देंगे, लेकिन अगर दे भी देते हैं तो कोई मसला नहीं है। इसहाक डार साहब का इंटरव्यू हॉट टॉक, वो टिकटॉक समझ कर गया था बाय द वे, जो नज़र आ रहा था। तो वो इंटरव्यू के बारे में कुछ सहाफ़ियों और सोशल मीडिया पर बैठे हुए उनके कुछ लोगों की राय ये है कि ये इंटरव्यू प्लांट हुआ है। आप इस पर कैसे रद्द-ए-अमल देंगे? बड़ा ज़बरदस्त प्लांट हुआ है कि देखिए, बंदे की तबीयत ख़राब हो तो वो डॉक्टर के पास जाता है, हॉट टॉक में नहीं जाता, लेकिन उसने की तबीयत सेट कर दी। ये अच्छा था, ये हुसैन नवाज को कहते जो है ना वो इंटरव्यू करते घर पे, तो बेहतर था। लेकिन आसिफ साहब की निशानदेही, हाँ, वो भी जो है लफ्ज़ जो है नहीं, हुसैन नवाज भी अगर आप इससे पहले भी इनके भाई हैं एक हसन नवाज, वो भी इसी प्रोग्राम में गए थे। तो ये अच्छा है, एक्सपोज हुए हैं। इस प्रोग्राम में खान साहब भी गए थे, मुझे अच्छी तरह। यस, और अगर वो चलाए इकोनॉमी के ऊपर जो मैंने सुना है ना, यस, खास तौर पे पाकिस्तान की जो पोजीशन को जिस तरह उन्होंने किया था, जस्टिफाई किया, मतलब इमरान खान किया था, अपोजिशन में थे, उन्होंने पाकिस्तान की ज़बरदस्त नुमाइंदगी की थी उस प्रोग्राम में। बिल्कुल अपनी कंट्री को ही मेड एवरीवन प्राउड, यू नो। इन्होंने तो लेट डाउन किया, लेकिन जो बातें हुई हैं मैं आपके लिए कुछ लेकर आया। जी प्लीज कहते हैं, इज देयर एनी ब्रेकिंग न्यूज़? सर मैं ये सारा कहते हैं जी, अच्छा क्या कहते हैं? कहते हैं ये की प्रॉपर्टी है, ठीक है। और खैर उस पर पहले कहा क्या फैमिली का। अच्छा जी, ये इनके साहबजादे हैं अली डार। इन्होंने एडमिट किया है, ये देखें, ये एडमिट किया है इन्होंने कि 52 विलाज हैं इनके यूएई में, इन्होंने बुक किए 52 विलाज। अली डार ने एडमिट किसके सामने एडमिट किया है? नैब के सामने? ये रिपोर्ट है, नहीं इन्होंने एडमिट किया, ये पूरी रिपोर्ट है। अच्छा। और इसके साथ ही मैं आपको बताऊं, इन्होंने एक और रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, इन्होंने कहा ओन करते हैं 13 ऑफशोर कंपनीज को दुबई के अंदर, 13 ऑफशोर कंपनीज को ओन करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और इसके साथ साथ मैं झूठ बोल रहे थे जो बोल रहे थे आप जी, इसके साथ साथ जो नैब की जो इन्होंने नैब ने सीज की हैं जो प्रॉपर्टीज इसहाक डार की, गुलबर्ग में एक घर, इसके साथ साथ 3 प्लॉट हैं अल्फता हाउसिंग सोसाइटी में, 6 एकड़ की लैंड है इस्लामाबाद में, 2 कनाल का एक प्लॉट है पार्लियामेंटेरियंस एनक्लेव इस्लामाबाद में, एक प्लॉट है इनका कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी इस्लामाबाद में, एक और प्लॉट है इनका 2 कनाल और 9 मरले का, और इसके साथ साथ 6 जो है इनके व्हीकल्स हैं। और साथ ही में उन्होंने बताया है इस रिपोर्ट के मुताबिक कि इनके जो अकाउंट्स इन्होंने खोले हैं बैंक ऑफ अमेरिका, अल तौफीक इन्वेस्टमेंट
कंपनी और एमिरेट्स बैंक। ये पूरी डिटेल मैं आपके लेकर आया हूँ। साथ ही में मैं आपको बताऊं एक और मजे की चीज़ ये है कि ये नैबी की रिपोर्ट है। कहते हैं कि डार इन्वेस्टेड बिलियंस अब्रॉड, डार इन्वेस्टेड बिलियंस ऑफ रुपीस ने बिलियन अरबों रुपए बाहर इन्वेस्ट किए। उसकी पूरी डिटेल है। एक मजे की चीज़ जो लोगों को पता होनी चाहिए वो ये है कि इनकी जो असासों की टोटल इनके जो असासे थे 93-94 में वो 91 लाख थे, सिर्फ 91 लाख 93-94 में, और जो बढ़ के 2008-9 में 83 करोड़ हो गए। 91 टाइम्स, 91 गुना उनमें इजाफा हुआ है। और इन्होंने 2015 में जो इनकम 2008-9 में जब इनके 83 करोड़ हुए हैं इस रिपोर्ट के मुताबिक, इन्होंने जो इनकम शो की थी 7,29,437 रुपए। सब मेहनत से कमाई होगी ना, ये है जी। तो जब 5.1 मिलियन से जी 91 करोड़ तक पहुंचने में मेहनत तो की होगी जी। और एक और मैं आपको बता दूं साथ ही में, ये 164 का स्टेटमेंट है इन फ्रंट ऑफ अ जज। इसाक डार ने एफिडेविट दिया है, ये कहा है, एडमिट किया है कि जी मैंने नवाज शरीफ के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की है 14.86 मिलियन डॉलर्स की। वो जो काजी फैमिली वहां पे बेचारे उनके अकाउंट्स में डाले हैं, ये इनका ये भी मौजूद है। अगर ये हो सच, ये हो हकायक, तो फिर हार्ट टॉक में वही होता है जो इसाक डार के साथ। वो इसलिए होता है क्योंकि जब आप क्लीन होते हैं ना तो फिर बोलते हैं, तो फिर बोलने में मजा आता है। जब आप क्लीन नहीं होते या मसला होता है या कहीं कोई घबराहट होती है या आपके पास कोई उस चीज का एविडेंस नहीं होता, तो फिर ज़ाहिर घबराहट चेहरे पे भी नजर आती है। वो हमने देख लिया। लेकिन बहुत आती है वो शेयर का रुख करता है। एब्सोल्युटली राइट। लेकिन और एक झूठ बचाने के लिए आपको कई झूठ बोलने पड़ते हैं। एब्सोल्युटली राइट। लेकिन फैसल, लेकिन वो कहते हैं कि 10 मिनट के बाद जो एंकर है वो प्रेशर में आ गया था। नहीं, वो इसलिए नहीं, उसके ऊपर मैं आता हूं। उससे पहले मुझे आपसे ना 2 सवाल बड़े इंपॉर्टेंट करने हैं। जिस तरह आपने ये एविडेंसेस रखे मेरे सामने और इतनी ज़बरदस्त खबर स्टोरीज सामने मेरे साथ शेयर कर रहे हैं, मुझे ये बताइए कि आपके प्राइम मिनिस्टर के जो तर्जुमान हैं उनकी टीम इन चीज़ों को सही तरह से क्यों नहीं हाईलाइट कर पाती? इसमें क्या सुकम है? देखिए, मुझे आपकी सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है, आप अगर कहीं गलतियां हैं ना उसको तस्लीम करते हैं, क्यों नहीं कर पाते? हमें बड़ी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। हाँ, ठीक है ना, ये आप फीडबैक हमें मिलता है लोगों से, ठीक है, उसमें हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और वो कहते हैं जुस्तजू के खूब से खूब तर कहाँ, आप देखिए जाके ठहरती है नज़र कहाँ। वक्त के साथ साथ तब्दीलियाँ आती हैं और आएंगी। आपके सामने रखना ज़रूरी है। वो चीज़ आपके सामने आई होगी मेरे ख्याल में। PTI लाहौर के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से 2 सहाफ़ियों की लिस्ट जनरेट हुई, 2 तरह के सहाफ़ी। एक वो जिनके बारे में कहा गया बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, एक वो जिनके बारे में कहा गया कि बड़ा बुरा काम कर रहे हैं। तो ये लिस्ट जनरेट होनी चाहिए PTI के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से। कौन से ट्विटर हैंडल से हुई है? PTI लाहौर। अच्छा, देखिए दोनों चीज़ें इस पे बड़ी खबरें चली हैं, आप तक शायद नहीं पहुंची होंगी। अच्छा, मैं तो मुझे नहीं समझ, लेकिन मैं क्या सहाफ़ियों का उन्होंने क्या है कि अच्छी और ये बुरी? जी 7-8 सहाफ़ी हैं, ये बड़े अच्छे हैं, कंस्ट्रक्टिव हैं, इन्होंने मुल्क के लिए खिदमत की है। और 7-8 सहाफ़ी हैं, इन्होंने करप्शन का साथ दिया है। ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये जारी होना तो बड़ा अफसोसनाक है। देखिए, होता ये है कि जब आप ब्रॉडकास्टिंग की फील्ड में होते हैं या जर्नलिस्ट होते हैं तो आपकी अपनी कोई लाइन नहीं होती है। जी, आप एक न्यूट्रल होके, एक रिपोर्टर जो है वो रिपोर्ट करता है, आप उसके ऊपर एनालिसिस तो अपनी कर सकते हैं। ओपिनियन मेकर्स होते हैं, जर्नलिस्ट की अपनी एक नज़र से वो देखते हैं चीज़। और होता यह है कि जब तनकीद हो किसी पे तो उसको लॉजिक के साथ, रैशनल के साथ बैक करके उसको जवाब देना चाहिए। एब्सोल्युटली, हाँ। ठीक है, इससे मैं आगे कुछ नहीं कहूँगा। बिल्कुल, लेकिन ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ऐसे ट्वीट्स ना जारी हो तो बड़ा अच्छा होगा। विल डेफिनेटली लुक इनटू इट। यस, यू मस्ट सर। मैं इसलिए आपको बड़े रिक्वेस्ट के अंदाज में, क्योंकि पब्लिक देख रही होती है और जब किसी ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इस तरह जारी होता है तो उसकी फिर खबर बनती है। और मैं यहाँ पे ये भी कहूँ, मैं नाम तो किसी का नहीं लेता, मुझे ना इस लिस्ट का पता है। जी, मैं आपको शेयर करूँगा। जनरली बात करता हूँ कि हमारे यहाँ भी हमने सहाफत को, बहुत से साफ़ी हैं जो कमाल का काम कर रहे हैं। देखिए ना, ये एक इबादत भी है। लोग देखते हैं टेलीविज़न को और आप जो बात करते हैं लोग उस पर आपको ट्रस्ट भी करते हैं। Absolutely. तो इसलिए आप पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आती है कि आप हकाइक पे हम अपनी बात करें, हकाइक पे हम अपनी सच को फ़रोग दें। तो मैं उन तमाम सहाफ़ियों को खराज तहसीन पेश करता हूँ जो सच बात करते हैं और जो सच आगे लेके जाते हैं, चाहे वो हमारे खिलाफ ही क्यों ना हो, लेकिन सच होना चाहिए। सच पे मबनी सहाफ़त होनी चाहिए। इतना मैं कहूँगा
कि लेकिन बाज़ ऐसे भी हैं, हमें एडमिट करते, बाज़ ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा ही बाइस्ड हैं और बिल्कुल ही मतलब एक तरफ झुकाव है उनका, और वो मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं। अच्छा, एक चीज़ की तारीफ मैं ज़रूर करूँगा, आपकी जो डिजिटल मीडिया टीम है, सोशल मीडिया टीम या जो इंसाफियंस जिनको कहते हैं, सर मैंने पहले आज से 4 साल पहले जब देखा तो मैं देखता था कि उनका रवैया कुछ और, अब मैं ये देखता हूँ कि अगर उनको तनकीद अपने प्राइम मिनिस्टर पे भी करनी है ना, दे आर ओपन टू इट एंड दैट्स अ पॉजिटिव थिंग, दैट्स अ चेंज। मतलब मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ, पहले मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व नहीं की थी, पिछले 2-3 साल में बड़ी तब्दीली आई है, दैट्स अप्रिशिएबल। मैं ख़ास तौर पे इसी मौके का फ़ायदा उठा के जी हम अपनी जो सोशल मीडिया की टीम है उसको खराज तहसीन पेश करते हैं। मैंने तो शुरू से देखा है ना किस अंदाज में हमारे जितने भी हैं सोशल मीडिया पर, किस अंदाज में उन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की है और सच के फ़रोग़ के लिए काम किया है और उनको, लेकिन कुछ बीच में मैं यहाँ पे ये भी कहूँगा कि कुछ हैं जो कि तासुर ये देते हैं कि वो पीटीआई के हैं, वो नहीं है, लेकिन वो होते नहीं हैं, और वो फिर ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे बदनामी होती है, तो वो आंसर ज़रूर मौजूद है। लेकिन बाकी हमारे बड़े ज़बरदस्त चीज़ें देखो, वॉलंटियर्स हैं, ये सेल्फलेस लोग हैं ये, और मैं समझता हूँ कि जो भी आप आर्गूमेंट करें कभी भी किसी भी एंकर के खिलाफ या किसी भी के खिलाफ, आपने बिलो द बेल्ट बात नहीं करनी, आपने कोई ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं करनी है, लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, पर्सनल बिल्कुल कुछ नहीं होना चाहिए, आपने बैक करना है अपना आर्गूमेंट रैशनल, दलील के साथ। हाँ। That should be the fundamental rule. Absolutely. अच्छा, आप दलील की बात करते हैं सर, पीडीएम मुल्तान में जो जलसा हुआ उसमें बड़ी पकड़ धकड़ हुई, क्या अब लाहौर में भी उसी फार्मूले को देखा जाएगा? वैसे तो पंजाब गवर्नमेंट का प्रोगेटिव है, लेकिन आप क्योंकि बड़े पायनियर लीडर्स में हैं, तो 2 चीज़ों पे हमला कर रहे हैं। एक कर रहे हैं लोगों की जिंदगियों पे हमला, दूसरा कर रहे हैं पाकिस्तान की उभरती हुई इकॉनमी के ऊपर। देखिए जी, हम नहीं कहते, ये आप देखें जी, बिल गेट्स कहते हैं, बिल गेट्स, और साथ ही में मैं आपको दिखाता हूं WHO, ये बिल गेट्स कहते हैं, WHO कहते हैं जी, WHO साथ ही में कहते हैं यूएस के टॉप इकोनॉमिस्ट जो हैं वो प्रेस करते हैं इमरान खान साहब की बेहतरीन हिकमत अमली को। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इमरान खान साहब का साथ एक सेशन रखा जी, कि आप आके अपनी केस स्टडी दुनिया को बताएं कि किस तरह आपने डील किया, पहली फेज में कोरोना को भी डील किया और आपने इकोनॉमी को भी बड़ा जबरदस्त हैंडल किया कि वो ऊपर जा रही है, ये जरा दुनिया को बताएं। और ये पीडीएम वाले क्या कर रहे हैं? ये कौन लोग हैं? तो रोके ना सर, ये कौन लोग हैं? लॉ एनफोर्समेंट तो आपके पास कहते थे इमरान खान आप क्यों नहीं पूरा लॉकडाउन कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, हम आपके खिलाफ FIR करवाएंगे, ठीक है ना, लॉकडाउन कर दो। असेंबली के अंदर भी खड़े होकर तकरीरें करते थे। आज वो ये हैं, कहते हैं हम जलसे तो करेंगे, क्यों? और ये सेकंड लहर ज्यादा खतरनाक है। जी, क्यों करेंगे? ये तहस नहस करना चाहते हैं सारी चीज। लेकिन फैसल साहब, कानून की अमलदारी तो आपके पास है ना, अरेस्ट तो आप लोगों ने करने हैं, मुकदमे इनके खिलाफ आप लोगों ने बनाने हैं। एक अगर शादी हॉल वाला कोई शादी हॉल खोलता है तो उसको तो उठा के ले जाता है डिप्टी कमिश्नर, इनको क्यों नहीं उठाते? मैं बताता हूँ, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जब आप एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन में आती है ना, मिसाल के तो मुल्तान में उन्होंने अभी तो कोरोना आया, पहले कोरोना नहीं भी था ना, जब हम भी जलसे करते थे तो ये प्रिकॉशनरी अरेंजमेंट्स किए जाते थे, कंटेनर लगाना, ये करना। इधर इन्होंने किया और भोला इतने हटदर्मी पे उतर आई अपोजिशन कि इन्होंने जगह जगह ये चाहते थे तसादम हो। अब हुकूमत रोकती है तो मसला तसादम होता है, वो ज़्यादा ख़तरनाक है। शहरियों की जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी रियासत पर होती है, तो ऐसा इकदाम भी नहीं कर सकते ना जिससे ये हो जाए। दूसरा फिर ये है, मेरा अपना इस पे एक टेक ये है जी, बहुत समझाया, उन्हें अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए, वो नहीं कर रहे, वो बिल्कुल इस सिलसिले में बात मानने को तैयार नहीं। हमने 2 दफ़ा उनको बुलाया भी है पार्लियामेंट्री कमेटी में, इसके ऊपर बात करते हैं कोरोना के। लेकिन सर एक मसला ये भी तो है ना, वो सुने, जब इतना ओपनली कहा जाए कि हम इनसे बात नहीं करेंगे और फिर कहें कि आप आ जाएं, तो वो मेरी मुल्तान के हवाले से भी यही थी कि इनको कासिमाबाद में करने दें जो भी करते हैं जलसा। ये क्योंकि जलसा क्या है, इनका ठोस प्रोग्राम होता है। पेशावर में कर लिया, उससे पहले कर लिया, जब कोरोना का ब्रेक आया हुआ था पहले जो जलसे किए थे पेशावर में, तो खैर इनके जलसे के बाद कोरोना केसेस बहुत ऊपर गए हैं 22% पे। इन्होंने बड़ा ज्यादती की है पेशावर में, जलसा करके बड़ा जुल्म किया इन्होंने लोगों के ऊपर। लेकिन जब बीच में गैप था
हमने तो कोई एतराज़ नहीं किया था। गुजरांवाला में, कराची में, इधर उधर जलसा, क्या हो गया उससे? ये ज़्यादा एक्सपोज हुए हैं उससे, ठीक है ना। लाहौर में भी होने देंगे जी, कोई रोक मेरा ख्याल है कि आराम से करने दें, कुछ भी नहीं होता, कोई रोक टोक की जरूरत नहीं है। हमें लोगों की जानों की जरूर फिक्र है। लोग थोड़े बहुत असल में लोगों को जबरदस्ती भी लेके जाते हैं ना बसों में भर भर के, लोग मास्क पहने जो जा रहे हैं ना, PMLN के जो थोड़े बहुत सपोर्टर्स हैं या पीपल्स पार्टी के हैं या JUIF के हैं, जो भी जा रहे हैं PDM वाले, वो मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, मास्क पहने जितना हो सकता है, और हम अवेयर ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सर मियाँ साहब के हवाले से एक बात, बड़े आपके रीज़नेबल लीडर्स कह चुके हैं कि मियाँ साहब को हम लाने वाले हैं, लाएंगे और घसीट कर लाएंगे, तो कब तक लाएंगे सर? देखिए जी, इसके ऊपर शहजाद अकबर साहब जो हैं वो काम कर रहे हैं, वो बता रहे थे कोई पेशरफ्त हुई है और कोई ये पेशरफ्त का शाखसाना तो नहीं कि जरदारी साहब मशवरा दे रहे हैं कि आ जाओ खुद ही इससे पहले कि तो ले आया जाए? ये तो अभी आप बता रहे हैं, पिछले हफ्ते का ये है कि वो कोई बता रहे थे शहजाद अकबर साहब की कोई MOU जो है वो साइन हुआ है बरतानिया के साथ, पाकिस्तान का। जी शहजाद अकबर साहब से बात हुई थी, तो वो कह रहे हैं पेशरफ्त हुई है और इस सिलसिले में काम हो रहा है। कोई एग्जैक्ट हम डेडलाइन नहीं दे सकते, नहीं एग्जैक्ट डेडलाइन नहीं दे सकते। जी सर। पाकिस्तान के एक नामवर एंकर पर्सन है, वो कहते हैं कि पाक इजराइल मामलात के ऊपर पाकिस्तान से कोई अहम शख्सियत यरूशलेम गई है और वहाँ पर मुलाकात करके आएगी। आप इसकी तस्दीक करेंगे, तरदीद करेंगे? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 12 दफ़ा ये चीज़ बावर करवाई है और क्लियर कट बोला है, जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का विजन था कि जब तक फ़लस्तीन को उसके हकूक़ नहीं मिलते, किसी सूरत इजराइल को पाकिस्तान तस्लीम नहीं कर सकता। एक्सलेंट, that was what which was expected। ज़बरदस्त, मैं यही सुनना चाह रहा था क्योंकि इस खबर की तरदीद आनी चाहिए थी। मुन मौसूफ ने बड़ा वावेला मचाया कि इस तरह हुआ है और पता नहीं क्या होने जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। सेनेटर फैसल जावेद खान साहब, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के दस्ते रास्त, आप सर कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन में स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाते हैं मेरे पास और बार बार आते हैं, आपको क्योंकि आप यहाँ पे SOPs फॉलो करते हैं और बहुत बहुत बाकायदा तौर पे जो आपने यहाँ पे एंट्री से पहले सैनिटाइज करते हैं जी बाकायदा, तो बोल न्यूज़ को भी ये क्रेडिट जाता है कि किस तरह से एक अच्छे शहरी होने का सबूत, जिम्मेदार मीडिया होने का आप सबूत देते हैं। थैंक यू वेरी मच। सेनेटर फैसल जावेद खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और वज़ीर पाकिस्तान इमरान खान के दस्ते रास्त हमारे साथ मौजूद थे। आज के इस शो में उन्होंने बहुत ब्रेकिंग्स दी हैं, हमें वो तफसीलात सामने रखी हैं, शायद हमारे पास इस तरह से ना पहुँच पाती। ख़ास तौर पर अली डार साहब और इसाक डार साहब की जो स्टेटमेंट्स हैं, उनके एविडेंसेस उनके पास मौजूद थे, उनसे हमने डिस्कशन की है। प्रोग्राम में यहाँ एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, मिफ्ता इस्माइल साहब, साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना, PMLN के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के कराची से सीनियर रहनुमा जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब मौजूद होंगे। मिफ्ता इस्माइल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मेरा आपसे पहला सवाल इसहाक डार साहब के उस इंटरव्यू से मुताल्लिक होगा जो उन्होंने बरतानवी नशरियाती इदारे को दिया था। चमगोइयाँ चल रही हैं, कयास आराइयाँ चल रही हैं और आपकी पार्टी के लीडर्स और रहनुमाओं का जो रद्द अमल सामने आ रहा है, उससे कहीं ऐसा तासुर मिलता है कि जैसे इंटरव्यू के सवालात थमाए गए थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका भी रद्द अमल कुछ ऐसा ही हो कि इंटरव्यू प्लांटेड था? मिफ्ता साहब, नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि इसमें कोई प्लांट की बात थी। डार साहब तो उन्होंने पूछा होगा, वो चले गए डार साहब। मेरा नहीं ख्याल है कि इसमें कोई प्लांटेड का कोई वो था, कोई मेरे ख्याल से उसमें कोई भी मुझे इसमें कोई खुदा न खास्ता कोई कंस्पिरेसी नजर नहीं। लेकिन मिफ्ता साहब डार साहब बड़े कंफ्यूज थे, उनके चेहरे के तासुरात, उनके जो माथे की शिकनें थी वो साफ नजर आ रही थी। उसे लग रहा था कि ही वाज नॉट प्रिपेयर्ड। जब सवालात आप कह रहे हैं कि बड़े जेन्युइन थे, और बड़ा अच्छा हुआ कि आपने इस बात की तरदीद कर दी, क्योंकि सोशल मीडिया पर PMLN के ट्विटर हैंडल से मुसलसल हम देख रहे हैं कि एक ही बात आ रही है कि जी सवालात तो थमाए गए होंगे स्टीफन सेक्टर को।
तो अगर नहीं थमाए गए और सवालात जेन्युइन थे तो क्यों जवाब नहीं दे पाए डार साहब? और जवाब ना देने की वजह से न सिर्फ डार साहब एक्सपोज हुए हैं, उनकी फैमिली एक्सपोज हुई है, बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी एक्सपोज हुई, जिसका तमाम तर फायदा गवर्नमेंट को हुआ है। आप इससे एग्री करेंगे मिफ्ता साहब? देखिए, जो लोग हमें बुरा समझते हैं वो तो इसको इसी तनाजुर में देखेंगे, लेकिन जो लोग हकीकत से वाकिफ़ हैं वो इसको इस तनाजुर में नहीं देखेंगे। बिल्कुल ये पीटीआई की मीडिया टीम ने एक दो मीम्स निकाले हैं और मीम्स बनाए हैं। तो जैसे पहले आपको पता है कि वो एक कैन आई हेल्प यू वाली मीम भी डार साहब की थी, लेकिन वो इवेंचुअली जब ये बार बार यहाँ पे डिवैल्यूशन हो रहा था और इंटरेस्ट रेट 13 पे आ गया, महंगाई बढ़ गई, 400 अरब रुपए का डाका डाला गया चीनी के अंदर पीटीआई की हुकूमत से, 200 अरब रुपए का डाका डाला गया पीटीआई की हुकूमत ने, बुज़दार साहब, उनके बहनोई ने, दूसरे लोगों ने जब अफगानिस्तान स्मगल करवा दिए गंदम और पाकिस्तानियों के यहाँ गंदम आटा महंगा कर दिया, तो ये बातें फिर डार साहब को वही मीम चलने लगा और फिर हमारे लोग चलाने लगे कि कहना हेल्प यू, कि मुझसे ही पूछ लेते यार किस तरह मईशत चलानी थी। तो ये तो नशे व फराज होते हैं सियासत के। मेरा नहीं ख्याल है डार साहब ने जो जवाब दिए हैं, अगर उन्होंने जो जवाब दिए उसमें मेरे ख्याल से कोई फैक्चुअल एरर तो नहीं है। डार साहब ने फरमाया था कि पाकिस्तान के अंदर उनकी एक प्रॉपर्टी अगर इससे ज़्यादा है तो हुकूमत दिखा दे, हमको झूठा साबित कर दे, बल्कि मुंजमद कर ले वो प्रॉपर्टी। लेकिन जो डार साहब ने बात करी है मेरे ख्याल से वो तो दुरुस्त थी। अब डार साहब के चेहरे के किस तरह के तासुरात हैं उस पर कोई मीम बना, लेकिन मिफ्ता साहब तो आप कह रहे हैं कोई फैक्चुअल एरर नहीं है, आप कह रहे हैं कि उनकी एक प्रॉपर्टी है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में फैसल जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने तो कच्चा छट्टा खोल कर रख दिया। अली डार साहब के तमाम तर वो बयानात जिस पे वो एग्री हुए हैं कि उनकी टोटल प्रॉपर्टीज कितनी है, इसहाक डार साहब का अपना दिया हुआ एफिडेविट जिसमें बताया कि उनकी 90s में कितनी जायदाद थी या पैसा था उनके पास और अब कितना पैसा है, तो इसके ऊपर तो आप बात ना ही करें क्योंकि आप लोगों ने डिफेंड अपने अंदाज से करना है और अब जो उन्होंने बोल दिया है तो उसके ऊपर ही डटे रहना है, तो अलग बात है। बट द थिंग इज के एफिडेविट्स आप ही के हैं, बयानात आप ही के लोगों के हैं, तो अब इस इंटरव्यू के बाद या इससे पहले भी क्या यह बेहतर ना होता कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर लीडरशिप है लंदन के अंदर पाकिस्तान आए और अपने तमाम तर मुकदमात को फेस करे, अगर इतने ही आप लोग जेन्युइन और साफ शफाफ हैं? मिफ्ता साहब देखिए, जब पहली मरतबा मियां नवाज शरीफ साहब को सज़ा हुई थी तो वो लंदन में मुकीम थे और अपनी बेगम साहिबा को बिस्तर मर्ग पर छोड़कर अपनी बेटी के साथ पाकिस्तान आए और सज़ा काटी। ठीक है, उसके बाद फिर वो मुकदमे को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुद सस्पेंड किया और 41 पेज का एक रिपोर्ट लिखी जिसमें कहा कि इसके कोई जवाब नहीं बनता था। उसके बाद मैंने आज सुना है कि अरशद मलिक साहब का इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उनके गुनाहों को माफ़ करे और उनको जन्नत में जगह दे। तो लेकिन अरशद मलिक साहब की टेप सामने है आपको कि वो कहते थे कि मुझ पर दबाव डाल के मुझसे फ़ैसला लिया गया। अब जब फैसले पे आप दबाव डाल के कर रहे हैं और अगर यहाँ पे आप दबाव के साथ काम कर रहे हैं, नैब के कानून आप तो जानते हैं कि आपने 2 साल फवाद साहब को जेल में रखा बग़ैर किसी चार्ज के, बग़ैर किसी गुनाह के। आपने 3 साल हो गए तकरीबन, अब 3 साल होने को आए। आज चीमा साहब जेल में हैं, मैं 4 महीने और 20 दिन जेल में रहा हूँ बाय द वे, इसमें 50 दिन नैब में था और 90 दिन जेल में था। शाहिद अब्बासी को रखा, एहसन इकबाल को आपने रखा, बेचारे को मतलब कोई केस नहीं था ना मुझ पे, ना अब्बासी साहब पे, ना एहसन इकबाल पे। तो कोई ये यहाँ पे आप ये भी कहें ना कि बिल्कुल आप जब आप कहते हैं कि डार साहब को आके कवानीन को और कानून को फेस करना चाहिए, तो क्या ये आप अपने दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एप्लीकेशन ऑफ कानून है ये मुनसिफाना हो रही है? क्या राना सना के ऊपर जो हेरोइन का केस था ये ईमानदारी का केस था? क्या यहाँ पे मतलब अगर ये बात सही है तो फिर हम गलती पे हैं, लेकिन अगर आप दिल पे हाथ रख के ये नहीं कह सकते तो फिर शायद डार साहब को ये कहना, लेकिन दिल पे हाथ तो हम रखें, बिल्कुल रखेंगे और हम अपने दिल पर हाथ रख कर ही कहेंगे कि पिछले 40 साल में ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का जो मंत्रा है, सो कॉल्ड मंत्रा, वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज बजाती रही हैं और हर हुकूमत के ऊपर यही इल्ज़ाम लगता रहा है कि एहतसाब अगर हो रहा है तो सिर्फ अपोजिशन के अगेंस्ट हो रहा है, इसमें तो कोई दूसरी राय ही नहीं है। लेकिन ज़रा आप भी अपना दिल थाम कर अपने दिल पर हाथ रखिए और ये बताइए कि 40 साल में आप लोगों ने ही सियासत की है, तो क्या आप ही लोग हैं जो करप्शन के जिम्मेदार हैं? जरा अपने दिल पर हाथ रखकर बताइएगा मिफ्ता साहब। जी, ऐसे ही मैं 40 साल के जनाब आपको हिसाब गिना दूं कि जो 10 साल मुशर्रफ साहब इक़्तिदार में थे, मेरे ख्याल से वो मुस्लिम लीग के ऊपर आप नहीं डालते।
और 90 की दिहाई में आधा वक्त 2 नवाज शरीफ की बारी आई थी, 2.5 साल की, और इस बार एक 4 साल की बारी आई है। 90 की दिहाई के अंदर हमने भी गलती करी है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करी है पीपल्स पार्टी को, और पीपल्स पार्टी ने भी गलती करी है और हमारी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करी है। इसमें कोई दो राय नहीं है और ये गलती थी और हम मानते हैं। और मीसाक जमहूरियत के अंदर हमने यही बात करी थी। पिछले 5 साल के अंदर वफाकी हुकूमत में हमारी, या 10 साल में फेडरल गवर्नमेंट के अंदर, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में हमारी, अल्लाह ताला की मेहरबानी से कोई भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं हुई है, नंबर 1। नंबर 2, ना कोई किसी ने हमसे कहा भी है कि हमने करी है। नंबर 2, ये जो आप लोग कहते हैं कि पैसा लूटा है, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, गुजारिश मेरी ये है कि अब 2.5 साल से पीटीआई के पास हुकूमत है, तमाम फाइलें हैं और ये दूध में नहाए हुए हैं, तो एक जगह तो बता देना कि हमने कहाँ करप्शन करी है। मिसाल के तौर पर वो दावा करते थे कि शहबाज शरीफ ने 30 अरब रुपए की जो लाहौर की बीआरटी बनाई है उसमें करप्शन हुई है, बेतहाशा करप्शन हुई है। असद उमर साहब कहते थे वो 8 अरब में बन जाएगी, खान साहब कहते थे पता नहीं क्या क्या कहते थे। अब वही बीआरटी, उसी लेंथ की बीआरटी पेशावर में बनी है 130 अरब में, तो वो जो 100 अरब रुपया एक्स्ट्रा लगा है वो चोरी नहीं हुआ है। 30 अरब के अंदर अगर 30 अरब की कोई चीज में चोरी हुई है, आपके 2 मुलाजिम हो, एक मुलाजिम 30 रुपए के दर्जन अंडे ले आता है, एक मुलाजिम 130 रुपए के अंडे दर्जन ले आता है, आप 130 वाले को कुछ नहीं बोलते कि हाँ बेटा तूने बहुत अच्छा किया, 130 में तू एक दर्जन अंडे ले आया, जो 30 रुपए के दर्जन अंडे ले आया है उसको आप मार रहे हैं, उसको आप जेल में बंद कर रहे हैं। तो खुदारा ही तो कम से कम ना करें, कुछ तो कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। इंसाफ के परचम को जरा सा तो थामे, आप जरा सा तो देखें, हमें बताएं ना कि हमने कहाँ चोरी करी है। आप बताएं ना कि क्या हमने बिक्की बलोगी और हवेली बहादुर शाह के प्लांट्स लगाए, क्या महंगे लगाएं, क्या हमने जो सीपैक के रोड्स बनाए क्या महंगे लगाए, कहीं तो बताएं। जो हमने टर्मिनल में जिसमें मुझको और शाहिद अब्बासी को और दीगर लोगों को और इमरान उल हक साहब को जेल में डाला था, वो टर्मिनल में आज भी दावा करता हूँ कि दुनिया का सस्ता तरीन टर्मिनल है। नैब ने एक एग्जाम्पल नहीं दिया इससे सस्ते टर्मिनल का, लेकिन बहरहाल हमें बंद कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये थोड़ा सा आप मतलब थोड़ा सा बात तो वहीं पे आ जाती है। आपकी बातें बड़ी अच्छी लग रही हैं, बड़ी मीठी प्यारी प्यारी बातें हैं, लेकिन अगर इतने ही जानवन हैं आप लोग तो आप क्यों नहीं अपनी लीडरशिप को कहते हैं कि पाकिस्तान आए, फेस करें। अब तो आपके पीडीएम के बड़े इत्तेहादी आसिफ अली जरदारी साहब, साबिक सदर पाकिस्तान, उन्होंने मशवरा दे दिया है टेलीफोनिक गुफ्तगू में, और मशवरा ये दिया है कि उनको वापस आना चाहिए, वो वापस आएंगे तो ही पीडीएम मूवमेंट ताकतवर रहेगी। यानी मशरूत कर दिया है इस सारी चीज़ को, तो उन्हें कहें आए, अगर फेस करें, दैट्स इट। मैं आपको बताऊं, सच्ची बात है कि कल मैं किसी शो पर था तो मैं ऐसे ही कह रहा था ज़रा मजाक के, यार आप अरशद मलिक से इन्वेस्टिगेशन करवा लें कि उसने दबाव में फैसला दिया था ईमानदारी पे, हम मियां साहब को क्या उनके पड़ोसियों को भी कहेंगे कि आ जाएं। लेकिन सच्ची बात यह है कि नवाज शरीफ साहब वापस तशरीफ ज़रूर लाएंगे। सेकंड वेव कोरोना की हो जाए, उसके बाद इनका कुछ दिल की शिरानियों का मसला है, वो हो जाएगा तो वो आ जाएंगे। नवाज शरीफ पाकिस्तानी में आएगा, पाकिस्तान में रहेगा, कोई उसका वो नहीं है, इसकी दो राय नहीं है। और नवाज शरीफ इस वक्त आए या ना आए, इससे क्या चीनी सस्ती हो जाएगी? नवाज शरीफ इस वक्त आए या ना आए, उससे क्या गैस सस्ती हो जाएगी? जो इस हुकूमत ने जो आटे में चोरी करी है तो उसके मुल्ज़िमान को क्यों नहीं पकड़ते? जो इस हुकूमत ने चीनी में चोरी करी है उसको मुल्ज़िमान को क्यों नहीं पकड़ते? जो इस हुकूमत ने अद्वियात में डाका डाला है उसके मुल्ज़िमान को क्यों नहीं पकड़ते? जो इस हुकूमत ने हुकूमत के इंटरेस्ट रेट को डबल करके हुकूमत को 1500 अरब रुपए का टीका दिया है सालाना, उसके मुल्ज़िमान को क्यों नहीं पकड़ते? जो इस हुकूमत ने 25 लाख लोगों को बेरोज़गार कर दिया, उसके मुल्ज़िमान को क्यों नहीं पकड़ते? ये नवाज शरीफ के ऊपर क्यों ऑब्सेशन है? जी, अब मिफ्ता साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा। ख़वातीन हज़रात, यहाँ वक्त पर एक ब्रेक का बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट चल रही है। मिफ्ता इस्माइल साहब खरी बातें करते हैं, लेकिन इनसे ये ज़रूर पूछेंगे कि इतने ही जेन्युइन हैं सारी चीज़ें, और जिस तरह से वो कह रहे हैं कि उनके दौर में बड़ी तरक्की हुई है, और अगर इतनी ही तरक्की हुई है तो आए फिर मियाँ साहब, कब उनको वापस लाया जा रहा है? ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मियाँ साहब आए, अपने मुकदमात फेस करें, उनके इत्तेहादी उनको कह रहे हैं। इस पर बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कराची से सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक से पहले बड़ी इंटरेस्टिंग उनसे बातचीत चल रही थी, और अब मेरा सवाल उनसे यही होगा, मिफ्ता इस्माइल साहब तो फिर कंफर्म कर दीजिए, कब मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं पाकिस्तान मुकदमात फेस करने के लिए? मैं यही आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि नवाज शरीफ के ना आने या आने से क्या आटा सस्ता हो जाएगा? क्या नौकरी मिल जाएगी? क्या चीनी की चोरी बंद हो जाएगी?
क्या BRT के ऊपर इन्वेस्टिगेशन पेशावर की खुल जाएगी? क्या इमरान खान साहब जो है वो फॉरेन फंडिंग के केस क्या चलने देंगे उसको, उसका जवाब दे देंगे? क्या उनके ऊपर ATA का जो केस लगा हुआ है PTI के ऊपर धावा बोलने का, PTV के ऊपर, उसका जवाब दे देंगे? क्या ये जो अद्वियात की प्राइसेस वापस कम कर दी जाएंगी? नवाज शरीफ के आने से क्या हो जाएगा? माँ सिवाय इसके कि इमरान खान की सियासत चमकने के लिए वो ये बात करते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ और नहीं रहा बेचने के लिए। हुक्मरानी उनकी फेल हो चुकी है, उन्होंने इस मुल्क का सत्यानाश निकाला है मईशत का। तो क्या मतलब, मुझे ये बताइए ना कि अगर चीनी सस्ती होती है नवाज शरीफ के आने से, अगर अद्वियात सस्ती होती है, तो हम भी बात करेंगे मियाँ नवाज शरीफ से, आसिफ जरदारी साहब के अलावा और भी मशवरा दे देंगे लोग। लेकिन क्या हो जाएगा मुझे ये बताइए ना कि अगर इतना इनको इंसाफ का वो है, और अगर एक एक मुलजिम को है तो जहांगीर तरीन के ऊपर केस करे ना, बुलदार साहब के ऊपर केस करे ना। वो जो आटा इन्होंने स्मगल कराया, वो इब्राहिम मानेका साहब के ऊपर इतने बड़े इल्जामात लग रहे हैं, उसके ऊपर केस करे। मिफ्ता साहब, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जिस तरह आपने कहा कि नवाज शरीफ वापस आते हैं तो उसे क्या हो जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा? क्या चीनी सस्ती हो जाएगी, क्या आटा सस्ता हो जाएगा, क्या पेट्रोल सस्ता हो जाएगा? लेकिन सर, ये जंग तो इक्तदार की जंग है ना। इस इक्तदार की जंग के लिए ही तो आप लोग लड़ रहे हैं, तभी तो PDM एक मूव के तौर पर सामने आई है। तो इक्तदार की जंग ना होती तो आप लोग ये मूव आगे क्यों बढ़ाते? तो मेरा सवाल आपसे यहां पर यह रहेगा कि अगर ये इक्तदार की जंग नहीं है तो मियां नवाज शरीफ साहब के चौथी दफा वजीर आजम बनने से क्या हो जाएगा, या किसी और के एक और मर्तबा वजीर आला बनने से क्या हो जाएगा? जब फर्क ना आने से नहीं पड़ता तो आने से क्या फर्क पड़ेगा? इसके ऊपर तो आप लोग फिर बताएं ना। पब्लिक वेलफेयर की बात तो नहीं है, मामला तो सारा इक्तदार का है। मिफ्ता साहब देखिए ये बात जो है वो आपकी वजन वाली बात है, बिल्कुल वजन वाली बात है। इसका जवाब जो है मैं सीरियस देता हूँ कि फ़र्क ये पड़ता मेरे भाई कि पंजाब में जो फ्री अद्वियात मिलती थी हॉस्पिटल्स के अंदर शहबाज शरीफ के दौर में, वो बुज़दार के आने से ख़त्म हो गई है। फ़र्क ये पड़ा कि बुज़दार की हुकूमत ने आटे को स्मगल कराया है पंजाब से बाहर और पाकिस्तान के बाहर। फ़र्क ये पड़ा है कि इमरान खान की हुकूमत ने चीनी को, आटे को, ना सिर्फ आटे और चीनी को महंगी करी बल्कि हर चीज़ को, अज़िया खुर्दनोश को महंगा कराया। फ़र्क ये पड़ता है कि कश्मीर जो है वो मोदी ने हड़प कर लिया। हमको तो ये मोदी का यार कहते रहे, लेकिन खुद जो है वो कश्मीर चला गया और ये एक कुछ भी ना कर सके, एक OIC की कॉन्फ्रेंस ना करवा सके। फ़र्क ये पड़ता है कि पाकिस्तान की GDP ग्रोथ जो 5.5% पे हम छोड़ के गए थे, वो 0.4 पे मनफी हो गई है। फ़र्क ये पड़ता है कि हर पाकिस्तानी को आपने, इमरान खान की हुकूमत ने पहले साल ½ दूसरे साल 3% और इस साल फिर 1.5% गरीब कर देंगे। ये फ़र्क पड़ता है। ये फ़र्क ये पड़ता है कि बच्चे जो स्कूल में, जिनको पहले स्कूलें नहीं थी, वो स्कूल बनने की स्पीड कम हो गई है। तो बहुत फ़र्क पड़ता है। और जहाँ तक आप कोरोना के जलसे की बात कर रहे हैं, तो मेरे भाई इस बात पे भी मैं कहता हूँ कि हुकूमत को अपोजिशन से कुछ ना कुछ प्रपोजल करके बात करनी चाहिए। लेकिन अगर NCOC के हेड असद उमर साहब 4 दिन पहले जलसा करते हैं, अगर 2 दिन पहले खान साहब जाके गिलगित में कहीं जलसा करते हैं, तो क्या कोरोना सिर्फ उनके जलसों में नहीं फैलता है? या तो हुकूमत जो है वो पहले, हुकूमत है ना, वो पहले एग्जाम्पल सेट करे। अगर असद उमर साहब सखर में जाकर अपने वर्कर्स कन्वेंशन को या यूथ कन्वेंशन के ऊपर तकरीर फरमा रहे हैं और फिर तस्वीरें खिंचा रहे हैं जिसमें कोई मास्क नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, तो फिर किस मुंह से हमको आप कह रहे हैं कि आप सो कॉल्ड डबल स्टैंडर्ड्स शुड बी अवॉइडेड, और हमें इस चीज का इदराक होना चाहिए। ठीक कहा आपने, ठीक कहा कि अगर कोरोना गवर्नमेंट की पार्टीज में नहीं आता तो कोरोना अपोजिशन के जलसे में क्यों आएगा। और बिल्कुल ठीक आपने डबल स्टैंडर्ड्स का मुशाहिदा और मुजाहरा किया इस बात से कि अगर वो पाकिस्तान आकर मुकदमात फेस करने के लिए उनसे बात की जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर वो इक्तदार में आ जाएंगे तो इससे फर्क पड़ता है। आपने खुद ही अपनी बात की और उसके बाद बात करके उसको नेगेट कर दिया। ये बड़े ही अलमिये की बात है। वो पाकिस्तान आ जाए, अपने मुकदमात फेस करें, उसके बाद वजीर आजम बन जाए, पब्लिक उनको इलेक्ट करती है, आ जाए। किसने मना किया है? उनके भाई आ जाए, वजीर आला बन जाए, पब्लिक इलेक्ट करती है, आ जाए। किसने मना किया है? बट द थिंग इज कि ऐसा नहीं है कि कड़वा कड़वा थू थू, मीठा मीठा हप हप। और अभी आपने बात कही कोरोना की, तो फिर बता दीजिए, आगे PDM का जलसा लाहौर में होने जा रहा है, आप लोग एज पर शेड्यूल जलसा करेंगे या फिर कोरोना की दूसरी लहर को मद्देनजर रखते हुए इसको मौखर करेंगे? मिफ्ता साहब, मेरा तो ये ख्याल है कि इंशाअल्लाह ताला जलसा होगा। जहाँ तक मुझे इंफॉर्मेशन है, जलसा इंशाअल्लाह ज़रूर होगा। और जो हाटकंडे हुकूमत ने मुल्तान में आजमा लिए और जिसमें वो नाकाम रही, शायद वो आजमा ले। अभी हमारे वर्कर्स को पकड़ा है, लेकिन इस बार वो होशियारी कर रहे हैं। पिछली मरतबा तो इन्होंने
हमारे लीडरान को पकड़ लिया था जिनके ऊपर आप लोग के अंदर चैनलों पे ये उल्टियाँ चलना शुरू हो गई और बातें आना शुरू हो गई। अभी जो है वो नीचे नीचे वर्कर्स को पकड़ना है वार्ड लेवल पर, सिटी लेवल पर। लेकिन बात ठीक, पकड़ धकड़ गलत है, पकड़ धकड़ नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इसके बावजूद खिताब नहीं किया था नवाज शरीफ साहब ने मुल्तान में भी। अब मियां नवाज शरीफ साहब लाहौर में खिताब करेंगे, तख्ते लाहौर की बात होती है। 2012 के बाद से कोई बड़ा जलसा नहीं हो पाया है और खान साहब भी शायद उतना बड़ा जलसा अब दोबारा इस सिचुएशन में, कोरोना पेंडेमिक सिचुएशन में और परफॉर्मेंस के ऊपर सवालिया निशानात की सूरत में शायद ना कर पाए। तो आप लोग उतना बड़ा जलसा कंडक्ट कर पाएंगे और मियां साहब इससे खिताब करेंगे? मिफ्ता साहब, कोयटा में भी अगर आपको याद है कि उन्होंने सारा इंटरनेट वगैरह बंद कर दिया था, लेकिन वो पता नहीं किस तरह उन्होंने आधे घंटे पहले जाके बाहर से रिकॉर्ड करके कुछ कर लिया था। मुझे नहीं पता, सच्ची बात है कि हुकूमत जो है वो क्या हथकंडे इस्तेमाल करती है, पूरे शहर का इंटरनेट बंद कर देती है, टेलीफोन सर्विस बंद कर देती है, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर हुकूमत ने ये कुछ ना किया तो मुझे लगता है कि मियां नवाज शरीफ साहब इंशाअल्लाह ताला, कुछ बात हथकंडों की है और कुछ विलिंगनेस की है सर। अगर वो करना चाहें तो सोशल मीडिया इज ऑल द वे देयर, वो कर सकते हैं, कौन रोकता है उनको? सोशल मीडिया पर पहले भी चलता रहा, शायद हो सकता है कि अब भी अगर वो करना चाहें तो चल जाएगा। बट द थिंग इज, आप लोगों का अगला लाहे अमल समझ नहीं आ रहा। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप लोग लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि आप लोग इस्तीफे दे रहे हैं पंजाब असेंबली से, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उसके बाद आपने धरना दे देना है इस्लामाबाद में। तो आप क्योंकि बड़ी एक पोजीशन रखते हैं PMLN के अंदर, कंफर्म कीजिए कि इनसाइडर क्या है, आप लोग करने क्या जा रहे हैं इन जलसों के बाद? आपको ये सच बताऊं कि अगर हुकूमत चाहे ना तो हमारे पूरी मूवमेंट के अंदर से हवा निकाल सकती है। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, सिर्फ 2-3 चीज़ें कर देना। एक चीज़ ये कर दे कि जो कमेटी बनी है पार्लियामेंट की, जो खान साहब ने 2.5 साल पहले बनाई थी, और बड़ा कहते थे कि हम एग्जामिन करवा देंगे कि इलेक्शन में बेईमानी हुई है कि नहीं हुई, RTS क्यों बंद हुए, पोलिंग एजेंट्स को क्यों निकाला गया। अगर ये तो एक इन्वेस्टिगेशन करके और दिखा दें, या तो इलेक्शन ईमानदारी से हुए थे तो बिल्कुल बिस्मिल्लाह करें, 5 साल रहे, और अगर बेईमानी से हुए थे तो नया इलेक्शन कॉल कर लें। तो एक खान साहब ये कर दें, लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। दूसरा, ये जो खान साहब ने जो प्राइसेस बढ़ाई है ना, दवाइयों की, चीनी की, आटे की, टमाटर की, घी की, तेल की, प्याज की, लहसुन की, और जो लोगों की ज़िंदगी अजीरन कर दी है, इसके अंदर रिवर्स कर लें। बहुत इनके दोस्तों ने कमा लिया, बहुत इनके जो इनके ATM ने बहुत कमा लिया, अरबों खरबों कमा लिए। अब थोड़ी सी कीमतों के अंदर कमी कर दो भाई, थोड़ा सा मतलब देखें ना, PDM के ये मूवमेंट से ये तो फायदा हुआ कि चीनी 10-20 रुपए सस्ती हुई है। अगर चीनी नहीं, अगर PDM की मूवमेंट नहीं होती, ये मुल्तान में, कराची में, हम कोयटे में हम जलसे नहीं करते, तो आज चीनी 150 की होती। तो आप कम से कम ये क्रेडिट तो हमको देना कि हम इतना तो प्रेशर डाला है ना हुकूमत के ऊपर कि 20 रुपए हमने चीनी सस्ती करवाई है। इंशाअल्लाह ताला लाहौर का जलसा होगा, 5-10 रुपए आटा भी सस्ता करवा देंगे। तो दूसरा ये कि खान साहब अगर ये थोड़ी सी चीजें कम कर दें, खान साहब अगर ये महंगाई को कम कर दें और थोड़ा सा अपने जो, ये मैं आपको बताऊं, इतनी ज़्यादा क्रोनी कैपिटलिज्म, इतना ज़्यादा अपने दोस्तों के ऊपर एहसान करना और दोस्तों को नवाजना मैंने कभी किसी हुकूमत में नहीं देखा है। ये करप्ट भी हैं, लेकिन नाअहल तो हैं, लेकिन करप्ट भी हैं। तो अगर थोड़ी सी नाअहली और करप्शन कम कर दें तो फिर हमारे मूवमेंट खत्म हो जाएगी। लेकिन ये क्योंकि माशाल्लाह से नाअहली और करप्शन पे भी आ गए हैं, सेल्फ राइचियसनेस में और फैशिज्म में भी आ गए हैं कि कोई इनको पसंद नहीं है उसको वो गालियां देना शुरू कर देते हैं। जर्नलिस्टों की लिस्ट आती है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये पाकिस्तानी है, ये पेट्रियाटिक है, ये पेट्रियाटिक नहीं है। अगर ये चीज़ें ज़रा कम करना शुरू कर दें और हुक्मरानी की तरफ तवज्जो दें अगर, तो मेरे ख्याल से ये हमारी मूवमेंट मर जाएगी। लेकिन ये हुक्मरानी की तरफ तवज्जो नहीं देते, बस ये हमारे पीछे पड़े हुए हैं। तो अवाम का इसमें मैंने यही सुन रखा था कि सियासतदान बड़े तेज होते हैं, बातों को घुमाने में बड़े माहिर होते हैं, लेकिन मैं अब जब से प्रैक्टिकल जर्नलिज्म कर रहा हूँ ये ऑब्जर्व भी कर चुका हूँ कि वाकई बड़े तेज होते हैं, बातें घुमा लेते हैं। मैंने तो आपसे सिर्फ ये पूछा था कि आप लोगों का अगला लाहेमल क्या होगा। आप लोग रिजाइन कर रहे हैं असेंबली से, आप लोग लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, आप लोग मजीद जलसों का थ्रेशोल्ड बढ़ाएंगे। इस्तीफों की अगर बात है तो अभी इस्तीफे क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? लाहे अमल की ऊपर बात हो रही थी, आप लोग कब हमें बताएंगे? और अगर इजलासों में ही तय होना है और आपके नॉलेज में कोई चीज़ है तो हमारे साथ शेयर कीजिए, बताइए क्या करने जा रहे हैं आप लोग। 8 तारीख को मैंने सुना है कि PDM के सरबराहान की मीटिंग होगी। उस PDM के सरबराहान की मीटिंग में अगला लाहेअमल तय करेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि धरना करना है, मज़ीद जलसे करने हैं
लेजिस्लेटर्स को रिज़ाइन करना है, क्या करना है, उसके बाद ये बात पता चलेगी। उससे पहले ये कहना कुछ काबिल वक्त होगा। बहुत शुक्रिया साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल साहब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा, आपका ताल्लुक़ कराची से है और आपने एक चीज़ की तो तरदीद कर दी कि जो लोग सोशल मीडिया पर ये बात किए जा रहे हैं कि डार साहब का इंटरव्यू BBC के साथ जो हुआ वो प्लांटेड था। उन्होंने कहा कि हमें तो ऐसा नहीं लगता, वो रूटीन क्वेश्चन थे और उन्होंने जो जवाब दिए वो भी ठीक दिए। लेकिन इसके ऊपर एक और कंट्रोवर्सी बड़ी ज़बरदस्त जन्म ले चुकी है, वो ये कि फैसल जावेद साहब ने तो खुलेआम आज दिखा दिया है कि कितनी प्रॉपर्टीज़ थी, पैसा 90s में कितना था, अब कितना है, अली डार साहब के स्टेटमेंट्स क्या थे, खुद इसाक डार साहब का एफिडेविट क्या था, जिसके ऊपर मिफ्ताह इस्माइल साहब के जवाबात थे वो आपके सामने हैं। अब क्योंकि फैसला पब्लिक को करना होता है तो इस ओपिनियन को जो डेवलप हुई है उसके ऊपर फैसला आप लोगों का है और ये भी आप लोगों को और हम पब्लिक को ही तय करना है कि अगर हमारे पॉलिटिकल लीडर्स इतने जेन्युइन हैं, बाहर से बैठकर पॉलिटिक्स कर सकते हैं, तो वो वतन वापस आकर अपने मुकदमात को फेस क्यों नहीं कर सकते। प्रोग्राम से जमील फारूकी को इजाज़त। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।